दोस्तों आज 12 मार्च 2024 को 10वीं का पेपर लगा है, 10वीं बोर्ड का। तो 10वीं बोर्ड में जो प्रश्न आया है, प्रश्न पत्र आया है, उसको देखते हैं। 2024 का है, देख लीजिए आप, 2024 का है प्रश्न पत्र। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आए और इनके सॉल्यूशन किस प्रकार हैं। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं। इसमें से सेक्शन खंड ए है जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक प्रश्न है जिसमें 12 प्रश्न दिए रखे हैं। तो पहले से देखते हैं। पहला प्रश्न है रसीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो इसमें रस प्लस इया है, तो रसीय शब्द में इया प्रत्यय हैं, बा आएगा इसमें। दूसरा है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, तो इसमें रमेश आएगा, रमेश आएगा, रम प्लस ईस आएगा, रमेश हो जाएगा। गुण स्वर संधि का उदाहरण है ए, इसमें दूसरा का उदाहरण है। उत्तर है ए। उत्साह कविता के कवि हैं, ये तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह कविता। फिर है चौथा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, तो इसकी भाषा अवधी है, और जो सूरदास की थी वो भ्रमर गीत उसकी ब्रज भाषा थी, तो इसकी कौन सी भाषा है? अवधी है, तो द है इसमें उत्तर। पांचवा है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो इसमें उद्धव पर छोड़े गए हैं, और भौरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिए हैं, जो श्री कृष्ण भगवान का सखा और मित्र दोनों थे। फिर आता है छठे नंबर का प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का दोस्तों जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, तो इसका आंसर ए है, बिहार। सातवां में है कैप्टन किसका नाम था? कैप्टन चश्मा वाले का नाम था, जो सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा पहनाता था, वो जो एक पाव से विकलांग था, उसका नाम था कैप्टन, उसको कैप्टन कहते थे लोग। फिर आता है आठवां प्रश्न, लखनऊ-अंदाज व्यंग के लेखक कौन हैं? तो ये पाठ है लखनऊ-अंदाज के नाम से, और इसके लेखक है यशपाल, इसके लेखक का नाम है यशपाल, तो इसमें आंसर है, इसमें उत्तर है ए। और फिर आता है नौवां, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, मतलब कौन सी विधा में लिखा गया है, कौन से शैली में लिखा गया है? व्यंग है, कहानी है, रेखा चित्र है, निबंध है, तो ये रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत का, तो इसमें उत्तर स है। संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति, अब संस्कृति नहीं है, गलत है। अशिष्टता भी गलत है, विभाजन भी नहीं होता, संस्कृति विभाजन का परिणाम भी नहीं होता, सभ्यता का परिणाम होती है, तो इसमें ब है, ब संस्कृति का परिणाम। 10वें का आंसर है ब, सभ्यता। फिर आता है 11वां, हमारे समाज में नाक प्रतीक है। तो दोस्तों हमारे समाज में जो नाक है, नाक इज्जत का प्रतीक होती है। जैसे कोई कहता है ना कि तूने तो हमारी नाक कटवा दी, मतलब इज्जत खराब कर दी, तो मतलब नाक का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है नाक, तो इसमें स है उत्तर। और फिर आता है 12वां, जिसमें है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो यह जॉर्ज पंचम की नाक तो एक कहानी है, आपकी बेट ये सिलेबस में नहीं है, किताब में नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, जो ये कांड है उसकी, रामचरितमानस की रचना है, ग्रंथ है। तो देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जो इसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं, शिवपूजन सहाय का है ये उपन्यास, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसमें ब है उत्तर, ब 12वें में। अब चलते हैं आगे। फिर दूसरा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है। फिर है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, आपको ये दिख पा रहा है प्रश्न, वे शब्द, दूसरा है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? इसमें आएगा विशेषण आएगा, इसमें खाली स्थान में विशेषण आएगा यहाँ पे। फिर है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया कहते हैं उनको। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो अकर्मक आएगा यहाँ पे।
वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अव्यय 8 प्रकार के होते हैं। अव्यय 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें अव्यय आएगा यहाँ पे। वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो 5वां है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, क्या आएगा यहाँ पे, अंत आएगा, अंत में लगकर नए शब्द का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं किसी शब्द के। और फिर यह 6, हिंदी में उपसर्ग 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं भाई उपसर्ग हिंदी में। तो ये है। और फिर आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 में अपठित गद्यांश दे रखा है। तो इसमें वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोई भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। जिसके अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद की उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो इसमें है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें राष्ट्र को महत्व बताया गया है इसमें। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है राष्ट्र का महत्व। फिर है प्रश्न 2, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। वर्तमान में शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और नवयुवकों की आवश्यकता है। इसका उत्तर यह होगा। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना है और भूखों, गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। इसमें यह आएगा। राष्ट्रभक्ति की भावना का क्या नाम है। फिर है 4था प्रश्न, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है। तो विवेकानंद का ध्येय वाक्य ये दे रखा है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये विवेकानंद का ध्येय वाक्य था। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार विवेक और प्रेम को माना गया है, जो भेदभाव से परे हो, भेदभाव से रहित हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो और मनुष्य से प्रेम के रूप में देखी जाती है। फिर है आस्तिक शब्द का जो 6ठा प्रश्न है वह है आस्तिक शब्द का विपरीत अर्थ, मतलब विलोम शब्द गद्यांश में से छाँट कर लिखिए। तो आस्तिक का वो होता है, क्या नाम है, विपरीत अर्थ विलोम शब्द नास्तिक होता है, जो यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें दे रखा है गद्यांश में, ये दे रखा नास्तिक है। नास्तिक या आस्तिक शब्द का विलोम वो है, क्या नाम है, विपरीत आर्थिक शब्द है ये। फिर आता है प्रश्न 4, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का था और ये भी 6 नंबर का है। तो ये अपठित पद्यांश है। एक तो होता है गद्यांश जो प्रोज में होता है और ये होता है पोइट्री में होता है। कौन विघ्न ऐसा जो जग में टिक सके, है कौन विघ्न जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से है प्रखर, छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसमें है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें है कि भाई परिश्रम का महत्व इसमें दिया गया है, तो ये परिश्रम इसका उचित शीर्षक है। आदमी के मन में मग में कोई नहीं टिकता, मग का अर्थ यहाँ पर दोस्तों रास्ता है, आदमी की जो मार्ग है उसमें कौन नहीं टिकता, इसका यह उत्तर है, मतलब है। तो इसका मतलब वो नहीं टिकता आदमी के मग में जो विघ्नों से नहीं डरता, जो मुसीबतों से लड़ता है, उस व्यक्ति के मार्ग में कोई नहीं टिकता, उसके मग में कोई नहीं आता। तो इसका ये उत्तर होगा।
पत्थर कब पानी बन जाता है? पत्थर तब पानी बन जाता है जब मानव जोर लगाता है, मानव खम ठोक ठेलता है, अपना भरसक प्रयास करता है, हर चीज़ को पाने की पूरी जी जान लगा देता है, तब पत्थर पानी बन जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती? रोशनी उसे नहीं मिलती जो दीपक नहीं जलाता है, जो रोशनी नहीं, बत्ती नहीं जलाता है ना, जो अच्छे कर्म नहीं करता समाज में रहकर, उसे रोशनी नहीं मिलती है। इसका ये अर्थ है, तो इसका ये उत्तर भी है। पर्वत के पाँव उखड़ जाते हैं, पर्वत के पाँव उखड़ जाते हैं, इसका क्या मतलब? ये प्रश्न में पूछा गया। तो पर्वत के पाँव उखड़ जाते हैं मतलब हर बाधा छूमंत्र की तरह जादू छूमंत्र होके उड़ जाती है जब मनुष्य पूरे तन मन धन से किसी मेहनत में लग जाता है और रात दिन एक कर दे जाता है, वो हट जाता है, बाधा नहीं रहती फिर और लक्ष्य हासिल हो जाता है। मेहंदी के बीच क्या छिपा है? ये प्रश्न है। मेहंदी के बीच क्या छिपा है? तो मेहंदी में लाली है, वर्तिका उजियाली है। लाली मतलब जो रंगीला है, जो उसमें स्वाद है, जो उसमें सांसारिक जीवन में रस है, वो। अब आता है खंड ब। खंड ब आया है, पहले अ था खंड, अब खंड ब है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार सहयोगी है? किताब में शायद 2 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है। और फिर है, हवलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? तो इसका उत्तर ये है कि हवलदार साहब ने जब पहली बार जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखा चौराहे पे, तो उनके मन में खटकता था कि मूर्ति नहीं बनाने वाले ने तो बना दी, लेकिन इसके ऊपर चश्मा की कोई व्यवस्था नहीं कर। तो बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर हवलदार साहब का मन खटकता था, उनको बुरा लगता था कि स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो उनको ये बात खटकती थी। छोटे बच्चे की मनोहर मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़े? यह दंतुरित मुस्कान कविता पाठ के आधार पर है, समझाइए। तो छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में भाव उमड़ते हैं कि एक छोटे बच्चे कितने निर्मल, कोमल और सहनशील और नासमझ और कितने मासूम होते हैं ये बच्चे के। ये कवि के मन में उस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर भाव उमड़ते हैं, ये बातें उसके मन में आती थी। तो शॉर्टकट में है आंसर। दोस्तों अपनी किताब में देख लें, अपनी किताब में चाहिए। तो उत्साह कविता का मूल भाव क्या है? उत्साह कविता का मूल भाव कवि ने दर्शाया है, उसमें बताया है कि उत्साह कविता में किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त करता है, किस प्रकार मुसीबतों से लड़ता है, ये बताया गया है। गंगटोक शहर को लेखिका ने प्रश्न 9 है। गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति? गंगटोक शहर को देखकर लेखक को बहुत सी अनुभूति हुई। वहाँ का प्राकृतिक परिवेश परिदृश्य देखकर लेखिका के मन का मोर नाचने लगा। लेखक के मन के मोर नाचने लगा और उसको देखकर उसको याद आना लगा कि क्यों लोग गंगटोक शहर को मेहनती बादशाहों का शहर कहते हैं। तो वहाँ के लोग अपना रात दिन जीवन एक करके कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सम्मान को बनाए रखते हैं, इसलिए गंगटोक शहर को मेहनती बादशाह का शहर कहता है। और लेखिका ने वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसका खूब आनंद लिया और अपनी यात्रा को सफल बनाई। तो और भी कई अनुभूति हैं जो इस पार्ट में दी गई है, आप पढ़ सकते हो अपने पार्ट में से। सांप निकलने पर, प्रश्न 10 है, सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता का अंचल पाठ के आधार पर समझाइए। तो ये शिव पूजन सहाय के जो पाठ हैं माता का अंचल, उस पाठ में से लिया गया है। और इसमें ये बात बताई गई है कि जो बलराम था, जो बच्चा था पहले, जब वो बच्चे थे तो वहाँ पर खेल रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि सांप निकल आया, और सांप जैसे ही बिल में से निकल आया तो सब बच्चे अपने हाथों में चप्पलें लेकर घर भागते आए और अपने माता की गोद में आकर बैठ गए। ये था इसका, तो आप इसमें देख सकते हो। और नमक मिर्ची लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 11 है, तो इसका अर्थ है नमक मिर्ची लगाना मुहावरे का अर्थ है कि किसी को और चिढ़ाना, किसी को जलाना। तो इसका अर्थ है कि राहुल ने अपने भाई मोहित को परीक्षा में कुछ भी नहीं लेकर आने पर उसके नमक मिर्ची लगाई, मतलब उसको और चढ़ाया, तो उसको नाराज़ किया। अब आता है खंड सी। निम्नलिखित पठित गद्यांश, पठित है वो 2 तो थे अपठित, और ये 2 है पठित गद्यांश 4 नंबर का है।
इसमें आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। तो इसका डायरेक्ट अपन आंसर देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर ये होगा कि आग की प्रेरणा में पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। भाई अगर किसी आदमी को भूख लगेगी तो पेट बुझाने के लिए कुछ ना तो कुछ तो करेगा, तो इसलिए पेट की ज्वाला एक प्रेरणा रही है होगी आग के आविष्कार में। पहला का उत्तर यह है जो ऊपर लाइन में दे रखा है। फिर है दूसरा, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी। तो शरीर को सजाने की जो प्रवृत्ति है वो आग के क्या नाम है सुई और धागे के आविष्कार का कारण बनी थी। भाई सुई और धागे का आविष्कार का कारण क्या चीज़ बनी थी, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति बनी थी। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती। खुले आकाश के नीचे सोते हुए व्यक्ति को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये जो मोती भरा थाल है वो क्या है। मोती भरा थाल का मतलब है कि जो आकाश दिखाई देता है, जो तारे दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष दिखाई देता है सोने के बाद, उसके बारे में वो जानने को जिज्ञासु है, इसलिए उसको नींद नहीं आती। ठीक है। और फिर चौथा प्रश्न है वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में संस्कृत जो मानव होता है वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, मतलब बिना काम के नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता है। यह है। और अगर आपने ये नहीं किया और ये किया है अथवा हमें, तो ये भी पठित गद्यांश है और ये भी पाठ में से आया हुआ है। तो इसके भी डायरेक्ट अपन वो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था। हड़ताल का आह्वान जो आज़ाद हिंद फौज है उसके सिलसिले में किया गया था। इसका उत्तर ये हो गया जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे लोग, उनके प्रति यह प्रतिक्रिया थी कि वहाँ जो छात्रों का बड़ा बड़ा समूह था उनको भेजकर हड़ताल करवाई जा रही थी वहाँ पर। इसका उत्तर ये हो गया। और तीसरा है प्रश्न इसको जो क्या है शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ। तो शाम को विद्यार्थी वर्ग जो अजमेर शहर है उसके वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार चौराहा पर इकट्ठे हुए थे। विद्यार्थियों के इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ। विद्यार्थियों के इकट्ठे होने के बाद नारेबाजी हुई, भाषणबाजी हुई, ये हुआ था। तो आगे चलते हैं अब। फिर प्रश्न 13, यह है पार्ट में से आया, पहला ही पार्ट है सूरदास का, उसमें से आया है। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कितने नंबर का यह है 4 नंबर का, मतलब 4 प्रश्न है जो एक एक नंबर के हैं। तो इसमें दिया गया उधो तुम हो अति बड़ी बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनोनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन तागी, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को बड़े भाग्यशाली कहा है। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। उसे बड़भागी क्यों कहा गया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उद्धव को बड़ भाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो उसे भाग्यशाली इसलिए कहा गया है कि वो कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम को नहीं समझ पाए, उन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, इसलिए से व्यंग भरी दृष्टि से गोपियों ने बड़े भाग्यशाली कहा है। पुरैनिपात से क्या तात्पर्य है। पुरैनिपात का मतलब होता है कमल का पत्ता, जो जल के भीतर रहता है और फिर भी जल से अछूता रहता है, उसके ऊपर जल नहीं ठहरता। तो पुरैनिपात से मतलब है कमल का पत्ता, कमल। तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है। तेल की जो गागरी होता है, तेल की जो बूंद होती है, उसको पानी में डुबोने पर वो पानी से अलग ही रहती है, पानी में नहीं डूबती है वो। समझ गए क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अथवा है अथवा, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी। ये है कौन से पार्ट में से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद का पार्ट है, उसमें से लिया गया है। मधु गुनगुना कर क्या कर रहा है, तुम अपना पता लगाओ किताब में से क्या कह रहा है। पत्तियाँ गिर कर क्यों गिर रही है, पत्तियाँ पतझड़ आता तो गिरेगी। तो बच्चों देख लो, ये मैं प्रश्न पत्र बना रहा हूँ, तो आप बोर्ड में से मलाना आंसर की। इसमें अगर आपके 20% से ज़्यादा सही है तो ये मानो कि आपकी 60% तो बनने वाली है। ये वीडियो मेरे सिर्फ 10वीं परीक्षा जो दे चुके हैं बच्चे उनके लिए, और जो 9वीं में भी पढ़ रहे हैं
उनके लिए है कि 10वीं में क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो इसमें दर्शाया गया है, देखा गया है। तो 2024 का पेपर आप देख सकते हो, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। जो 14 नंबर का प्रश्न है, हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो कक्षा 10 में हिंदी में नेताजी का चश्मा एक पाठ है, उसमें हवलदार साहब और पान वाला और जो कैप्टन है चश्मे वाला, वो 3 पात्र हैं, जिनमें से एक हवलदार साहब है। हवलदार साहब की आंखें इसलिए भर आई थी क्योंकि जो कैप्टन था चश्मे वाला, जो नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति पे चश्मा लगाया करता था, वो चौराहे पर थी मूर्ति, बिना चश्मे वाली मूर्ति उस पर चश्मा लगाया करता था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब पान वाले से पूछा कि वो कहाँ से लगाया, तो उसने बताया कि वो तो साहब मर गया। तो इस बात पर उसकी आंखें भर आई थी कि अब कौन लगाएगा सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति पर चश्मा, और ऐसा 10 व्यक्त आदमी कहीं नहीं मिलता। इस बात पर उसकी आंखें भर आई थी। फिर है अथवा में 3 नंबर का प्रश्न है ये। अथवा में या तो यह कर लो या ये दूसरा कर लो। लखनवी अंदाज व्यंग में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो इस पाठ में लेखक ने लखनवी अंदाज पाठ में यशपाल शर्मा इसके लेखक हैं, यशपाल है इसके लेखक। तो इसमें ये उच्च वर्ग है उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि जो उच्च वर्ग है किस तरह से दिखावा करता है, अपने को सबसे सुपर समझता है। जैसे उच्च वर्ग में हिंदू वर्ग के उच्च वर्ग आते हैं। और फिर है प्रश्न 15, सेवक सो जो कोरे सेवकाई अरी करी करई लड़ाई, करी करई करनी करई लड़ाई। ये तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस है उसमें से लिया गया है, बालकांड के राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद से। तो पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम ने राम की किस कार्य शत्रु के समान बताया है प्रश्न है। तो इसका ये 50 से 60 शब्दों में उत्तर है इसका। तो मैं तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप ये लेना धीरे धीरे अपनी किताब में से। तो इसका ये है कि जो परशुराम है उसने धनुष जो तोड़ा है, शिव धनुष, उसको तोड़ने वाले को क्या बताया है, शत्रु के समान कार्य बताया। और जो कहता है परशुराम का जो सेवक करता है लक्ष्मण के तरफ से तर्क देने पर, वो कहता है परशुराम कि जो सेवक करता है वही सेवक होता है, जो लड़ाई का काम करता है वो सेवक थोड़ी होता है। तो लड़ाई का काम से मतलब है कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। तो इसका ये उत्तर होगा। फिर है अथवा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही वर्णित फाल्गुन की मादकता का वर्णन कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, एक तो उत्साह थी, आपने अभी देखा था आगे जो ऑप्शन टाइप में आए थे, और यह है फाल्गुन की मादकता। चैत्र के बाद फाल्गुन के बाद में चैत्र आता है। तो फाल्गुन के महीने में प्रकृति अपने पूर्ण यौवन में होती है, झरने इधर उधर बहते रहते हैं, अपने पेड़ अपने पत्ते झड़ देते हैं और नई नई कपोलें इन पर आ जाती है, कोयल जंगलों में कूदती रहती है, झरने कल कल छल छल की आवाज़ में बहते रहते हैं, नदियाँ ठंडी और क्या नाम है शीतल प्रवाहित होती है, हवा ठंडी ठंडी चलती रहती है। कभी कभी जो कौवे होते हैं वो भी काऊ काऊ खेतों में बोलते हैं, और अब इस टाइम की फसल पक चुकी होती है। तो ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया है। अब आता है क्वेश्चन 16, तुलसीदास जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनके बचपन में इनके माँ बाप का देहांत हो गया था, तो ये इनका जीवन बड़े संघर्ष में बीता था, कठिन संघर्ष में। और तुलसीदास का जन्म एक लड़के से हुआ था जिसका नाम रत्नावली था। उन्हीं की शिक्षा पाकर एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने चले गए, इनका ब्याह हो गया था। तो वहाँ गए और रात में उनसे मिलने चले गए, तो उन्होंने बहुत बड़ा फटकारा इनको, साले यहाँ से भाग जा के, भगवान से इतना प्रेम करता तो जिससे भगवान मिल जाते। तब से तुलसीदास की खोपड़ी उल्टी हो गई और उन्होंने उसको त्याग कर भगवान की भक्ति में रचना कार्य लिखना प्रारंभ कर दिया, और वे एक महान लेखक बन गए, महान कवि बन गए, जिन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली आदि रचनाएं की हैं। और उनका यह परिचय था। यह यशपाल के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में लिखिए। इनका जो पाठ है लखनवी अंदाज वह यशपाल की कृति है। और दोस्तों आप इसका देख सकते हो, ये इसमें प्रश्न आए थे। अब चलते हैं आगे। खंड द है, खंड द
खंड द में है जाने कितना ऋण है, प्रश्न 17 में जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, हिम शिखर मतलब बस पर्वत के पहाड़ होते हैं उनका, साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जो इस पाठ के लेखक का है मणि, उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो नदियाँ होती है उनके द्वारा ही जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें नदियाँ अपना जल लेकर आती है, और जो फसल होती है, जो मानव जीवन की जो गतिविधियाँ होती है उनको संचालित करती है। जल के माध्यम से ही कृषि का विकास होता है, खेती की जाती है, उद्योग में काम आता है, पीने में सब मतलब काम आते हैं ज़रूरत की चीज़ों में। और जो हिमशिखर है वहाँ से जब धूप पड़ती है तो बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है और नदियों के माध्यम से होकर वहाँ तक आती है, और हज़ारों जो किसान हैं वो खेती करते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल पूर्वक जीते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। आप आगे इस तरह से और लिख सकते हो, पाठ के आधार पर आपने पढ़ाई होगा। जैसा कि अथवा दे रखा है, एक दिन में हिरोशिमा पर कविता लिखी किसने? कवि तो जाओ कवि ने अज्ञेय कवि था इसने। जापान नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञेय ने हिरोशिमा से ताल्लुकात तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर क्यों लिखी कविता? तो इसका कुछ न कुछ रीज़न है, तो वो मैंने देखा नहीं। और तो 10वीं की जो आप किताब है उसको आप पढ़ सकते हो उस पाठ को, और उसमें पता लगाइए। और जो देखो दोस्तों, ये था 4 नंबर का, ये 4 नंबर का, 6 नंबर का। 6 नंबर का इसमें निबंध आया है 300 शब्दों में। एक तो आया है कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अभिशाप, दूसरा आया है निबंध शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, तीसरा निबंध है बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो इसमें से इन चारों निबंधों में से आप कोई सा भी निबंध लिख सकते हो जो आपको बड़े अच्छा लगता है। या तो कन्या भ्रूण हत्या पर लिख सकते हो जो सामाजिक अभिशाप है, या शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता या उसके दुरुपयोग के बारे में लिख सकते हो, और या फिर बढ़ता ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख सकते हो, या मेरे जीवन के अविस्मरणीय घटना नामक शीर्षक से आप निबंध लिख सकते हो। फिर आता है लास्टवा और आखिरी जो प्रश्न है 19 और 20वां। तो 19वां प्रश्न है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यह है। और अथवा में है स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। फिर प्रश्न 20 है महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा में आया है विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तु की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। तो ये दोस्त प्रश्न थे, 4 नंबर का था एक विज्ञापन ही, 4 नंबर का पत्र था और 4 नंबर का ही विज्ञापन था, अथवा में थे ये। तो ये था कक्षा 10वीं का पेपर जो 16 मार्च 2024 को लगा है। विद्यार्थी बहुत खुश है इस पेपर को देख के, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आया है, ज़्यादा कठिन नहीं आया, सीधा साधा पेपर है। आप फिर से एक बार से अगर इसको देखना चाहे तो देख सकते हो किस प्रकार का पेपर आया है। ये इसके प्रश्न है, आप देख सकते हो एक बार। देखो दोस्तों, आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। ये हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है 6 नंबर का है, इसमें 6 प्रश्न एक नंबर के हैं। फिर ये है अपठित गद्यांश, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझिए क्या। यह है क्वेश्चन 6 नंबर का है, 4था नंबर का प्रश्न, और इसमें एक नंबर दे रखे हैं, इसके हिसाब से करना है। तो आप भी जो कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं जो बच्चे, तो इसको देख के अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार पेपर आता है और किस प्रकार से करना होता है हमको। आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आप गर्मियों की छुट्टी मना रहे होंगे
तब आप इसको आराम से देखना और इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना। आपको ये पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे मनीष मीणा 2207 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यह प्रश्न, आप चाहे तो इसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह है ये कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न है ये पठित पद्यांश जो पाठ में से है, पहला पाठ में सूरदास वाले पाठ में से, और ये अथवा में से जयशंकर प्रसाद के में से आया है। ये 4 नंबर की, या तो ये कर लो, ये कर लो अथवा में। इसके बाद में 3 नंबर के प्रश्न है अथवा में हवलदार साहब वाला, मुमताज़ का चश्मा वाला पाठ है ये। इसके बाद में लखनऊ अंदाज यशपाल शर्मा का है, व्यंग्य है। इसके बाद में जो तुलसीदास का है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें से लिया गया है एक, ये आप देख सकते हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है फाल्गुन की मधुरता का वर्णन कीजिए, ये वाला पाठ। तुलसीदास का है कर्तृत्व व्यक्तित्व के बारे में, उसका जो इंट्रोडक्शन है कवि का, पोइट का, तुलसीदास का, उसके बारे में। और फिर यशपाल शर्मा का, यशपाल का है जिसका लखनऊ अंदाज पाठ है। फिर प्रश्न 17 आता है 4 नंबर का, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में से आते हैं। अथवा में दूसरा अज्ञेय का, और इसके बाद में फिर निबंध आ जाता है कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अभिशाप है या क्या है। इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, और फिर ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद मेरे जीवन का स्मरण घटना। इन चारों में से आप एक कोई सा भी कर सकते हो, आप शायद इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और इसी प्रकार के अन्य जो पेपर हैं, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक और संस्कृत, वो सभी पेपर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हो, इस पे उपलब्ध हैं। और कोई भी इस पे देख सकते हो दोस्तों आप। तो ये था कक्षा 10 का हिंदी का पेपर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।